अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतहाई तशवीशनाक खबर यह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक ने पाकिस्तान के पायलट्स के खिलाफ अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और खसारे में घिरी मुल्क की कौमी एयरलाइन PIA मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रही है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान की जानिब से PIA के पायलट्स की जाली डिग्रियों और मशकूक लाइसेंस के इंकशाफात के बाद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से PIA की परवाज़ों पर 6 माह की पाबंदी लगाई जा चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की यूरोप के लिए तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई थी। लेकिन आज ये खबर आई कि अब 3 जुलाई तक की परवाज़ें जो है ये मामूल के मुताबिक चलाने की सिर्फ इजाज़त दी है कि 3 जुलाई तक जो है ना ये परवाज़ें वहाँ जा सकती हैं। और इस चंद रोज़ की इजाज़त का ज़ाहिर है मकसद ये है कि मुसाफिरों को आखिरी लम्हे पर अपना जो एक शेड्यूल है ट्रैवलिंग का उसको चेंज ना करना पड़े। जबकि गुज़श्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी EASA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को एक ख़त लिखा जिसमें ये कहा गया था कि एयरलाइन ये साबित नहीं कर सकी कि इसने सेफ्टी मैनेजमेंट के निज़ाम के तमाम अनासर का मौसर तौर पर इत्तलाक किया है, जो शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक एक रिक्वायर्ड है। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से लिखे गए खत में वफाकी वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर खान के 24 जून को पार्लियामेंट में दिए गए बयान का भी जिक्र किया गया है। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने 54, वियतनाम ने 20 और कुवैत ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। इनके लाइसेंस की तस्दीक से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम से जवाब मांग लिया है। जबकि अक़वाम मुत्तहदा की डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने पाकिस्तान एयरलाइन को अपनी तजवीज़ करदा फहरिस्त से भी हटा दिया है। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मामला ज़ेर बहस आया है। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी साहब, आपने वक्त दिया। जुल्फ़ी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 24 जून को जब असम्बली के फ्लोर पर वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान में काम करने वाले जो 860 पायलट्स हैं उनमें से 260 से ज़्यादा पायलट्स के जो जारी करदा लाइसेंस हैं, डिग्रीज हैं, वो ही जाली हैं। उसके बाद से फिर हमने देखा है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अलर्ट हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने भी जो है ना वो अपनी पाकिस्तान का जो PIA का एक फ़्लाइट शेड्यूल है उसको 6 महीने के लिए जो है ना इसको मुअत्तल कर दिया है। फिर बरतानिया, आप देखें 4 जो बरतानिया के सिटीज़ हैं, लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, हीथ्रो है, यहाँ पर अपनी जो परवाज़ों को आने के लिए मना कर दिया, उसको उन्होंने शेड्यूल जो था उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। तो आप लोगों का जो एक स्ट्रैटेजी थी कि आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस लाना है, वहाँ से पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी बारहा इस बात को कहा, तो इसके बाद क्या आप लोगों का प्लान इससे डिस्टर्ब नहीं होगा? कैसे वो लोग आएंगे? और इसके बाद पाकिस्तान के बाहर ये जो रद्द-ए-अमल गया है, क्या ये नेगेटिव नहीं है कि पाकिस्तान का जो इदारा है वहाँ पर जाली लोग भर्ती किए जाते हैं? देखें, पहली चीज़ तो ये कि जहाँ तक बाहर से लोगों को लेके आना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, परफॉर्मेंस दी है। 1 लाख से ज़्यादा बंदा वापस आया है पाकिस्तान, और जो हमारा बल्क जो है वो अभी तक सऊदी अरेबिया और UAE में, और वहाँ PIA अभी तक जा सकता है, तो वो कोई हमें उस चीज़ से नुकसान नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनली हम रिपरकशंस आए हैं, लेकिन ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी थे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान को 1-2 अखबारों में भी और यूरोपियन यूनियन ने भी जिस तरीके से एड्रेस किए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है। क्योंकि देखें, इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि PM साहब के सामने एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 262 लोग, 260 के करीब लोग, उनके पास आप कह सकते हैं इर्रेगुलरिटीज़ हैं अपने लाइसेंसेस के अंदर। अब PM के पास 2-3 ऑप्शंस थे, या तो वो रिपोर्ट लेके अपने दराज में डाल देते जैसे बाकी पहले हुकूमतों ने किया हुआ है, या वो उस पर एक्शन लेते और ख़ामोशी से एक्शन लेते। ख़ामोशी से आपको भी बेहतर पता है जी कि जब आप खामोशी से एक बड़ी क्वाइट सी इंक्वायरी इस मुल्क में करते हैं या किसी मुल्क में करते हैं, वो यूजली उसमें लॉबीज़ आ जाती हैं, वो क्लैरिटी नहीं आती। PM साहब ने सोचा कि ये लोग, अपने लोगों की भी जान भी ख़तरे में, दुनिया के लोगों की भी जान ख़तरे में, तो उन्हें एक्सपोज कर दिया इस माफिया को। और जो 262 जो जिनकी जो फेक डिग्रीज़ या इरेगुलरिटीज़ जो भी आप कहना चाहें,
उनको ग्राउंड कर दिया। तो वो अभी सस्पेंडेड हैं, ग्राउंडेड हैं, बिल्कुल उनको उड़ने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आज, मुझे पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब की भी एक मीटिंग है, जूम मीटिंग है यूरोपियन यूनियन के साथ, और उनको हमें तो बल्कि बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र करना चाहिए कि हमने पहली दफ़ा इनको एक्सपोज किया। वो बात ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है लोगों की जानों का मसला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी, उन लोगों का जो रवैया है वो डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है उन लोगों का रवैया, ज़ाहिर है हर एक को कंसर्न है, लोगों की जानों का मसला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जो रवैया है वो डिसअपॉइंटिंग है? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि बात ये कि अगर वो 262 के जो पायलट्स हैं जिनकी डिग्रीज़ में मसला है या क्वालिफिकेशन में मसला है, अगर वो अभी तक जहाज़ में होते, उड़ रहे होते, तो फिर उनके लिए एक इरेगुलरिटी है और एक ब्रीच ऑफ कॉन्फ्रेंस और कॉन्ट्रैक्ट है एयर स्पेस के हवाले से, एयर कैरियर के हवाले से। लेकिन जब हमने कह दिया कि वो सस्पेंड हो गए हैं, वो ग्राउंडेड हैं, तो फिर तो उनको उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर भी कहता हूँ कि चलें, उन्हें प्रिशनरी एक 6 महीने का विंडो दे दिया है, लेकिन उन 6 महीनों में हम अभी उससे पहले इंशाल्लाह उनको दिखा सकेंगे कि वो वाकई, उन्हें शायद ये हमसे चाहिए कि हमें प्रूव करें। डिससैटिस्फैक्शन आई है, जो एक अदम एतमाद हुआ है PIA पर, तो इन 6 महीनों में आप ये एतमाद कैसे बहाल करेंगे इन ममालिक का? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि 6 महीने से पहले इंशाल्लाह हम कर लेंगे, और वो ऐसे कि पहले इनको कॉन्फ्रेंस में दिखाना कि हर उन 260 पायलट्स की स्क्रूटनी हो रही है, एक 6-7 बंदे की कमेटी बनी हुई है, फोरेंसिक हो रही है कि क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या चीज़ें के टेस्ट ख़रीदा गया, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो एज अ फोरेंसिक रिपोर्ट रिलीज़ हो रही है पर पायलट, ये भी नहीं कि ओवरऑल हर एक पायलट की। तो जब वो देख रहे हैं कि, जब वो देखेंगे कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई ये 262 लोग ग्राउंडेड हो गए हैं, पेंड हुए हुए हैं, और जिनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं कि इनने फ्रॉड किया है या कोई टेस्ट सही नहीं दिया या स्किप किया है, जो भी, वो टर्मिनेट हो गए हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा जो 6 महीनों में इस इदारे को जो नुकसान होगा, वो इदारा जो ऑलरेडी खसारे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, निजकारी की बातें हो रही हैं, प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं, तो ये 6 महीने का खसारा, नुकसान, ये फिर कैसे पूरा होगा? इसको कौन पूरा करेगा? इसका कौन जिम्मेदार है? आई थिंक इसमें शाहज़ा साहब, आई थिंक आप में इसमें आई वुडंट लुक एट इट लाइक दैट। आई थिंक आप गलत तरीके से देख रही हैं। आई थिंक इसमें आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना बड़ा करना चाहिए। नुकसान की बात अभी ये है नहीं, जानी नुकसान की बात है। हाँ। बात यह है कि आपने पहले एक इदारे को आप फ़ायदे में, जब आप ठीक कर रहे हो, वो फ़ायदे में भी रन नहीं करता, साइमल्टेनियसली नहीं करता। आपको 2-3 स्टेप्स पीछे लेने होंगे, अपने इदारे को साफ़ करना होगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये हम 2-3 महीनों में हल कर लेंगे कि फ़्लाइट्स फिर से ऑपरेशनल हो जाएं। तो इंशाल्लाह अगर नुकसान होगा तो मैं समझता हूँ 2-3 महीनों का ही होगा, इंशाल्लाह उससे भी कम। लेकिन देखें, अगेन बिगर पिक्चर आपने क्या किया? आपने PIA से 262 लोग निकाल के PIA को साफ़ करने की तरफ जा रहे हैं। जो भी एक ऐसे लोग एम्प्लॉयड थे जो गोस्ट वर्कर्स हैं, उनको आप साफ़ कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग PIA की ज़रूरत है, तो वो आप करने जा रहे हैं। मसला सिर्फ लोगों को निकालने का नहीं है, मसला सिर्फ पायलट्स को ग्राउंड करने का नहीं है, मसला उस इदारे का है जो जिम्मेदार है। क्या सिविल एविएशन इस सारे मामले का जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि देखिए, सिविल एविएशन के दफ्तर में, सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स पर, सिविल एविएशन की निगरानी में सारे इम्तिहान लिए जाते हैं। सिविल एविएशन पास करता है, फेल करता है, लाइसेंस जारी करता है, सब कुछ करता है। तो क्या इस इदारे को के लोगों को उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है जो वो जिम्मेदार है? बड़ी पिक्चर में देखना तो फिर ऐसे देखे ना, जिम्मेदार ठहराएं कि सिविल एविएशन जिम्मेदार है, इस इदारे से लोगों को फारिग करें, निकालें जो जिम्मेदार है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और इसलिए आज PM साहब ने आज कुछ घंटे की मीटिंग इस पे की पूरी कैबिनेट के साथ, और फैसला यही हुआ है
कि CAA को हम बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करेंगे। हमने पहले से एक कमेटी बनी हुई थी जो हम CAA के एसेट्स और इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको हम सेपरेट कर रहे थे कि इसको जो ऐसे खिचड़ी बनी हुई थी उसको निकाल के बाकी ग्रुपिंग की तरह ग्रुप्स में, स्ट्रक्चर्स में हम लेके आए। और जो आप बात कर रही हैं लाइसेंसेस की, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक पूरा माफिया साथ मिला हुआ था। CAA के बगैर तो ये हो नहीं सकता था टेस्टिंग कमर्शियल लाइसेंसेस की। तो इसलिए और ये हमें, लेकिन देखें हमें एग्जैक्टली कैसे पता चला है कि ये कैसे होते हैं, फ्रॉड कैसे होता है, डिग्री आप कैसे ख़रीदते हैं, टेस्ट कैसे पास करते हैं? बाय डूइंग दिस इंक्वायरी। ये इंक्वायरी हम ना करते, हमें ये सब हर चीज़ पता ना होती। अब देखें, जब आप 260 लोगों के हर इंडिविजुअल फोरेंसिक इंक्वायरी पता चलेगी, आपको 260 तरीके पता चलेंगे कि कैसे ये इनने अपने जाली लाइसेंसेस या स्किप कैसे किए हैं चीज़ें और नकली डिग्रीज वगैरह कैसे किए हैं। इसी तरीके से आप उन होल्स को, आप उन गैप्स को फिल कर सकती हैं। दैट्स हाउ यू विल डू इट। तो इसमें बिल्कुल CAA को भी हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और PIA को भी। ऑपोजिशन कह रही है साथ साथ होना, आप इसे बेचना चाहते हैं, आप इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आपसे ये इदारा चल नहीं रहा है, आप लोग इदारा ये चलाने के काबिल नहीं है, इसलिए इस वक्त में आप लोग ये इशू जानबूझकर इस तरीके से सामने लेकर आए हैं क्योंकि आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं इसको। देखें, हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त बात की और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये समझें। हुकूमत कह रही है कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम PIA बेचना चाहते हैं। ऑपोजिशन कह रही है, प्लीज़, ऑपोजिशन ऑपोजिशन कह रही है क्योंकि हम PIA बेचना चाह रहे हैं। देखें, प्लीज़ कुछ अकल की बात करना चाहिए। आप एक इदारे को नहीं बेच सकते जब वो इस गंद में हो, जब ऐसी कंट्रोवर्शियल रिपोर्टिंग हो रही हो, तब दुनिया भर में लोग पर कह रहे हो कि 300 पायलट या 207 पायलट की गलत चीज़ें हो रही हैं। कोई PIA को ख़रीदने वाला नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। एयर इंडिया मार्केट में 8 साल से मार्केट पे है कि कोई आके उसको ख़रीदे। इंडिया में हमारे से ज़्यादा, कई ज़्यादा बिलियनर्स बैठे हुए हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, जो है भी एविएशन में, फिर भी एयर इंडिया को भी एक बायर 8 सालों में नहीं आया। तो ये कहना कि जी ये PTI की गवर्नमेंट ये कर रही है, उनसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, समवन जो बहुत नया आया है पॉलिटिक्स में, आप उनको क्यों नहीं बैठाती और उनसे पूछें कि इनने तो एक्सपोज किया है ये 260 लोगों को, किस किस हुकूमतों में इनकी भर्तियाँ हुई हैं, किस किस हुकूमतों में ये लोग PIA में एक्स्ट्रा भर्तियाँ हुई हैं, सिविल एविएशन में हुई हैं, और ये सारे जो ये लोग जिनने आके डिग्रीज, ये फेक डिग्रीज की हैं, एग्जाम स्किप किए हैं, पैसे दिए हैं वगैरह वगैरह, किन की हुकूमत में हुई है? PTI की हुकूमत में होती हैं तो उसके निकालें, अगर PPP में हुई है या नून में हुई है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो निकालें। यही तो मैं पूछ रही हूँ, PTI के इन 2 सालों में आप लोगों ने कोई भर्तियां नहीं की इस इदारे में? हमने बिल्कुल ऐसे, देखिए मैं कैटेगोरिकली ये नहीं कह सकता कि कोई नया पायलट पिछले 18 महीने में इंडोर्स नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरी जो मुझे पता है कि बिल्कुल ऐसी कोई खुली भर्तियाँ नहीं हुई जो PPP के ज़माने में हुई थी PIA के अंदर के PIA को ही डुबा दिया। बिल्कुल कोई फेक पायलट्स उस मेजॉरिटी में कोई नहीं आए, जैसे कि नून लीग के सारे आए हुए थे और हर जगह बैठ गए थे यूनियंस में और वगैरह, हर जगह ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और PTI की ही गवर्नमेंट है जिसने इसको एक्सपोज किया है, किसी और के पास तो गट्स ही नहीं थे। और वो भी मैं आपको ये कहता हूँ उस वक्त पे कि बजट चल रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस का इश्यू था। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बड़ा आसान है कि कहना कि ये अभी नहीं, हम ये 6 महीने बाद इसको मैं देखता हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट एक ऑनेस्ट ईमानदार शुगर के खिलाफ आप लोगों ने क्या किया? रिपोर्ट आई, क्या उनमें से जिम्मेदारान को सजा मिली? जो लोग पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार थे, पेट्रोल सस्ता हुआ, जिन्होंने दबा लिया और अब महंगा करने पर निकाला, आप लोगों ने कहा कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई हुई जरा वो भी बता दें। IPPs की रिपोर्ट आई, IPPs में जिन रिपोर्ट्स में जिन लोगों के नाम थे उनके खिलाफ क्या हुआ? रिपोर्ट्स ले आए, इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, लेकिन माजरत के साथ किया आप लोगों ने भी कुछ नहीं उन लोगों के खिलाफ, इसलिए क्रेडिट मेरा। सॉरी जी, इसका मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। देखें, हम सब चाहते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे जो भी स्कैंडल हो, उनको सज़ा मिले,
लेकिन देखें प्लीज़ इसको याद रखें कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं। सज़ा देना कोई मजाक नहीं है किसी को कि आप गलती से किसी को सज़ा दे दें, उसका प्रोसीजर होता है। और मैं आपको यकीन दिलानी कराता हूँ कि शुगर में, पेट्रोल में, जिसमें भी हमने लोगों को जिनको इंक्वायरी, उनके फैक्चुअल एविडेंस उनके ख़िलाफ़ गई है, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन सज़ा देने का भी एक इंसाफ का तरीका होता है। ये नहीं होता कि एक नाम इंक्वायरी आ गया उसको टांग दो। सज़ा देना एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को प्लीज़ होने दें। उसमें हर्डल्स ना क्रिएट करें बाय सेइंग कि जी 2 महीने हो गए शुगर इंक्वायरी, क्यों नहीं टंगा, बंदे को क्यों नहीं जेल में डाला। एक प्रोसीजर होता है। मैं आपको गारंटी करके देता हूँ कि खान साहब हर बंदे को उस सज़ा की तरफ लेके आएगा। ठीक है, ज़रा आगे बढ़ते हैं। कोरोना केसेस के हवाले से बरतानवी अखबार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर, उनकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही थी। क्या यहाँ से पर लोग, बीमार लोग वहाँ जा रहे थे, इलाज कराए बगैर जा रहे थे, टेस्ट नहीं करा रहे थे? क्यों ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखें, इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि स्पेशली डेली मेल, स्पेशली द सन, जो 2 न्यूज़पेपर्स थे, और टेलीग्राफ। डेली मेल और सन जनरली बड़े एक रेसिस्ट किस्म के और टैबलॉइड किस्म के न्यूज़पेपर माने जाते हैं इंग्लैंड में। इन्हें बड़ी, मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेटरी, मैं तो बल्कि मैंने तो ट्वीट भी किया था, आवाज़ भी उठाई थी, लिखा भी था उनको कि बड़ा इनने एक रेसिस्ट किस्म का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बिल्कुल जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। आपने मेरी ट्वीट्स भी देखी थी, सबसे ज़्यादा आवाज़ शायद मैंने उठाई उसमें। और मुझे फ़ख्र है कि वहाँ के जो हमारे MPs हैं, MP नाशाह हो, बाकी हों, उन्हें आवाज़ भी उठाई। और ये मैं आपको अपडेट भी दे दूं कि उनने वो स्टोरीज़ डिलीट कर दी, उनकी हेडिंग्स भी चेंज कर दी हैं और स्टोरीज़ भी डिलीट कर दी हैं। अब वो जो सुबह मुझे ट्वीट्स नज़र आई हैं, तो इस चीज़ में हम कामयाब हुए हैं कि हमने उनको काउंटर अटैक इस पर किया था। इनकी सारी चीज़ इसलिए फ्लॉड थी क्योंकि ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी थी और उसमें जो इन्हें दिखाया कि सिर्फ कुल 30 पाकिस्तानी वहाँ से आए हैं जिनको कोरोना था। हाँ। इनका कोरोना के केसेस हमारे से तो बहुत पहले शुरू हो गए थे। इनका सारा इन्फ्लक्स ऑक्सफोर्ड की स्टडी में दिखाता था कि इनका सारा इन्फ्लक्स स्पेन, इटली और 2-3 और मुल्क थे हुआ था। पाकिस्तान तो आया ही नहीं था उस इक्वेशन में। सही। अच्छा, ये यूएई की तरफ पाबंदियां लग रही हैं कि जब तक पाकिस्तान जो है वो अपना टेस्टिंग का निज़ाम प्रॉपर जो नहीं कर लेता तब तक यहाँ से लोग नहीं जा सकते। तो वहाँ से हमारे यहाँ पाबंदियां क्यों लग रही हैं? क्या टेस्टिंग कम कर दी हम लोगों ने? चाहे एमिरेट्स हो, चाहे कतर हो, चाहे कोई और एयरलाइन हो, वो उनका पूरा हक है कि वो जो रेगुलेशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना शुरू हुआ था हमने भी एक रेगुलेशन उस वक्त लगा दी थी कि टेस्ट के बगैर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। एक मुल्क का हक है या एक एयरलाइन का हक है कि वो जो मर्जी मांगे उससे। सही। अब बात आ गई कि यूएई की 7 जुलाई से यूएई खुलेगा पूरी दुनिया के लिए और उसमें ये होगा कि आप या तो एक नेगेटिव PCR टेस्ट दिखाएंगे या आपको दुबई एयरपोर्ट पे टेस्ट करना होगा। ये पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। तो ये वैसे ही दुबई ने कर दिया, ये उनके वेबसाइट पे है, उनके टूरिज्म का एक SOP बन गया है। सही। तो बात ये है कि अभी जो हमारे ट्रांजिट के हैं, अब ट्रांजिट पे जो डिस्प्यूट आया वो मेनली ट्रांजिट पे आया। ट्रांजिट के आप पहले तो क्या यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो टेस्टिंग लैब्स बनाने की बात हो रही है या बन रही है टेस्टिंग लैब्स एयरपोर्ट्स पर बना रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी हम कोई टेस्टिंग लैब्स एयरपोर्ट पे अभी तक हमने नहीं। अगर एयरलाइन खुद करना चाहे वो बेशक हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब हमारे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब भी कोई हुकूमत किसी बहरान से 2-4 होती है तो -1 की जो आवाज़ें ये बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। ये शायद कोई नई बात नहीं है, गुज़श्ता अदवार में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन माजी में -1 के मुतालिबात अपोजिशन की जानिब से होते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत में ऐसी बातें वज़ीर आज़म साहब खुद कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि वज़ीर आज़म खुद -1 की बात कर रहे हैं। माइनस की बात मैंने नहीं की,
शायद इमरान खान का माइनस वाला पैगाम अपने इर्द गिर्द बैठे वजीरों के लिए। बात यह है कि ना अपोजिशन -1 का कह रही है, ना ही हुकूमत में कोई ऐसी हलचल नजर आ रही है, तो फिर -1 की बातें आखिर हो क्यों रही हैं, कहाँ से हो रही हैं? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने कल वफाकी वजीर अली जैदी के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात थे उनके मामले पर पीपल्स पार्टी का जवाब ना सुनने पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी इंदिया दे दिया। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ये कहती हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ वक्त आने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। सब पर मैं बात करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर नायब सदर शेरी रहमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी साहिबा आपने वक्त दिया। शेरी रहमान साहिबा, सियासी माहौल तो यकीनन इस वक्त काफ़ी गर्म है। वज़ीर आज़म को कहना पड़ा और बार बार वो कह रहे हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वो कहते हैं अपोजिशन NRO चाहती है, मैं माइनस हो भी जाऊँ तो बाकी जो रहेंगे वो भी आपको NRO नहीं देंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अपोजिशन का मसला, आप लोगों का मसला क्या सिर्फ वाकई इमरान खान की शख्सियत से है? अगर इमरान खान की तब्दीली हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो बाकी सारे मामलात आप लोगों के लिए काबिल कबूल है, बाकी सब कुछ ठीक चलेगा? फिर देखिए, सबसे पहले -1 की बात इमरान खान ने अपने बारे में खुद कही, तो इमरान खान ने -1 अपने आप को किया, इमरान खान ने नहीं किया। ठीक है, उनको जो भी घबराहट है अपनी पार्टी में या अपने पीछे जो उनको लोग लेके आए हैं, उनका अदम एतमाद की कैफियत हो चली है, जो होनी है, जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, वो लगता है कि उनकी ज़ात, उनकी अना, उनका एक जो रवैया है जिसमें वो जकड़े हुए हैं, जिसमें ना वो मुल्क को इत्तेहाद में किसी सूरत में ढाल सक रहे हैं, ना वो कोई लीडरशिप का फैसला कर पा रहे हैं जिस पर वो यू टर्न नहीं लेते हैं, ना वो कोई अपने खौल से निकल पा रहे हैं, जहां वो रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुल्क के इदारों को इस वक्त उजड़ने से ना बचा पा रहे हैं। अब ये क्या सूरत हाल है? मसलन सामने एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, मसला खड़ा है, जो PIA हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो भी है, इसकी एक साख्त है, इसका झंडा है, पाकिस्तान से मुंसलिक है, और इसका ब्रांड जो है ये भी हमारे लिए बहुत अहम है। एक जमाने में फख्र का बायस होता था। ठीक है, आपने सारा मलबा डाल दिया पिछली हुकूमतों से, पर आप 18 महीने से हर चीज का मलबा डाले जा रहे हैं और सियासी बयानिए के अलावा आगे नहीं बढ़ रहे। गुलाम सरवर साहब ने जिस तरह आप जाली लाइसेंस की बात करें, मामला फ्लोर पे उठाया, ये नहीं उठाना चाहिए था, छुपाना चाहिए था, कहीं और डिस्कस करना चाहिए था। ये जो मामला है, वो लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, जिसने झूठ पकड़ा है अपोजिशन उसको जिम्मेदार कैसे कह सकती है, क्यों उनके इस्तीफे का मुतालिबा किया जा रहा है? वो कहते हैं हुकूमत तो कह रही है कि आप लोगों के दौर में तो सारी भर्तियां हुई हैं, तो कैसे आप उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? पहले तो उन्होंने डिग्रीज की बात की, डिग्री नहीं होते, लाइसेंस होते। अच्छा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी नंबर 2 सिविल एविएशन होती है, जो इनके बिल्कुल कंप्लीटली इनके मातहत थे, एविएशन मिनिस्टर के। और ये बातें आपको पता है 1.5 साल से चल रही हैं। हमारी कमेटी, एविएशन कमेटी की मेंबर हूँ, वहाँ सबको बुलाया गया, वहाँ इनसे कहा कि जिसकी रहती है या कोई अभाम है, किसी की डिग्री मशकूक हो तो आप उस पर एक्शन लें। इन्होंने नहीं लिया। ये सब इनके शाखसाने, इनके सारे कारकर्दगी की जो ये किसी उसमें रहते हैं, मुस्तकिल किसी पैरालिसिस में रहते हैं, अपने आप को मफलूज किया हुआ है मुल्क को। और ये फिर जो फहरिस्त है ये भी गलत है। उसमें पता चला ऐसे हैं जो वफात पा चुके हैं, उसमें पता चला ऐसे पायलट्स हैं जिनकी डिग्रीज बिल्कुल ठीक हैं, उसमें पता चला ऐसे पायलट्स हैं जो डिग्री नहीं, लाइसेंस। ये रिकॉर्ड तो सारा सिविल एविएशन के पास होता है ना, जो गुलाम सरवर साहब के पास जो सारा रिकॉर्ड गया, सिविल एविएशन ने दिया ना रिकॉर्ड है। उन्होंने गलत रिकॉर्ड भी पेश किया है, तो और फिर साथ में पूरी इंडस्ट्री को डुबो दिया है उन्होंने। तो मसला तो ये साफ नजर आ रहा है सबको कि वो इंडस्ट्री को भी डुबो रहे हैं, PIA को भी डुबो रहे हैं। तो ये इतना दानिस्ता तौर पे कोई हुकूमत अपने आप तो एतराज किया आप लोगों को असेंबली के फ्लोर पर नहीं उठाना चाहिए था ये मामला? बिल्कुल, उनको सच जरूर बोलना है। वो एयर क्रैश बड़ी एक हसास रिपोर्ट होनी चाहिए थी। अगर ये बताएं कि आप उन लवाकिन के साथ क्या कर रहे हैं जिनके फैमिलीज इस एयर क्रैश में मारे गए, हलाक हुए हैं, और आप उनके साथ क्या मजाक कर रहे हैं? क्योंकि जो पायलट्स उसमें बैठे हुए थे उस जहाज में,
उन दोनों की लाइसेंसेस तो कोई मशकूक नहीं थी, वो बिल्कुल मुस्तनद थी। सवाल ये बनता है कि आपने 4-4 फ्लाइटें एक पायलट से क्यों इस हालत में, अगर उसकी कोई तबीयत आपको ठीक नहीं लग रही थी, आप कोरोना में क्यों चला रहे थे उससे 4-4 फ्लाइटें? और दूसरी बात, उसके तो लाइसेंस बिल्कुल मुस्तनद है। तो इस पूरे इशू का इस एयर क्रैश से क्या ताल्लुक था? आप क्या अपनी एयरलाइन को गिराना चाहते हैं और औने पौने बेचना चाहते हैं? क्योंकि आज का एक कैबिनेट डिवीजन से वो भी आया था, खत सबके हाथ में है, रोजवेल्ट होटल जो प्रॉफिट में चला गया था, मैं जिस वक्त एम्बेसडर थी ये प्रॉफिटेबल हो गया था और हमने उसको बेचने की भी जो दरखास्त थी वो उसको डिसाइड किया, $1 बिलियन की आई थी। अब इतने बड़े आर्मी डिप्रेशन के टाइम में आपको क्या सूझिए कि आप रोजवेल्ट होटल और पीआई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स तो आप कह रहे हैं सारे मामले को इस मौके पर एंटिसिपेट इसलिए किया गया है कि हुकूमत से इदारा चल नहीं रहा और हुकूमत इसको बेचना चाहती है, जानबूझकर ये मामला सामने लेके आए इस वक्त, आप ये कह रही हैं? मैं तो ये कह रही हूँ क्योंकि उनको पिछले जून से खतूत मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करने तैयार हूँ। जिस वक्त इनको वार्निंग्स मिल रही थी सेफ्टी के हवाले से, यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक से इनको वार्निंग्स मिल रही थी, जो एयर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वहां से इनको बार बार तंबी हो रही थी कि आप लोग ये इन चीजों को रिव्यू करें, फिक्स करें, अपने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी रेजिम को उसको ठीक करें। उन्होंने ये तो एक तरफ रख दी, वो इन एक्शन असल में सामने आ रहा है अब सब सही। आप मुझे बताएं इस रिपोर्ट में कौन सी सिटिंग गवर्नमेंट कहती है कि हमारी सारी इंडस्ट्री, क्योंकि पायलट्स तो सिविल एविएशन करती है, तो एमिरेट्स के भी पाकिस्तानी पायलट्स निकाले जा रहे हैं, उनके भी खतूत आ रहे हैं, वियतनाम ने भी रोक दिए हैं सबको, यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया पीआई पे कोई नहीं बैठेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? तो ये जो दानिस्ता तौर पे हम तो जाहिर है कि सोचेंगे एक तरफ रोजवेल्ट बिक रहा है औने पौने और आप पीआई को भी इस वक्त आपका मतलब है ये जानबूझकर इस वक्त ये सारा मामला उठाया गया। अच्छा, तो अगर आप लोग समझते हैं कि इतनी नाकाम हुकूमत है, वजीर आजम चला नहीं पा रहे हैं इदारों को, हुकूमत को, तो आप पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? जो तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें आप लोग कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को बदलने की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हमें इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है, तो क्या आप लोगों की इस पर स्ट्रैटेजी है? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है नो कॉन्फिडेंस मूव पे? देखिए, वो स्पीकर की बात हुई है क्योंकि कुछ वहाँ सवाल उठे हैं इस सेशन में, ख़ास तौर से कि वो जानिबदार उनका रवैया रहा है और उन्होंने बहुत से अपोजिशन के अरकान को ना बात करने का मौका दिया और ना उन्होंने जो रिवायात हैं पार्लियामान की उस पर वो ज़्यादा डटे रहे। वो इन रिवायात में ऐसा होता है, देखिए कि अपोजिशन ही बात करती है इस तरह के सेशन में कट मोशंस पे या डिमांड फॉर ग्रांट पे, और एक दफा मिनिस्टर फिर या हुकूमत की तरफ से कोई मुखातिब होता है, वहाँ उन्होंने गाली गलोच का एक सामान बना लिया है, एक स्टैंड सा बना लिया है जहाँ पार्लियामान की जगह साई हो रही है, पार्लियामान को बदतमीजियों का एक नया वेन्यू बना दिया है उन्होंने, जो हमने पहले कभी अपनी तारीख में नहीं देखा। इस तरह की मेरा सवाल वज़ीर आज़म के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आप कह रही हैं हम नहीं ला रहे, स्पीकर की बात है। वज़ीर आज़म, हम कोई गैर आईनी तरीका नहीं सोचते, ना हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन या हम बैकडोर चेंज में नहीं यकीन करते, लेकिन बात ऐसी है कि अब हमें देखना होगा कि कौन, अब वो इनके इत्तेहादी जो है ना, इनकी बहुत ही एक छोटी सी अक्सरियत है जिस पर इनका इन्हिसार है, और पार्लियामान में हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, खुद भी, जो अभी नहीं चाहते कि हम उनका नाम लें, लेकिन अंदर खाने बहुत बातें हो रही हैं, कुछ ने तो बाहर भी आके बात करनी डट गए हैं। तो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं जो लोग मिले आप लोगों से, शामिल होना चाहते हैं या और कुछ ऐसा है कि शामिल की शमूलियत की हमने अभी कोई बात, मैं सच बताऊंगी, शमूलियत की हमने कोई बात नहीं की, हमने उन्होंने ज्यादातर बातें की हैं खुद अपने डिससैटिस्फैक्शन में कि वो खुद कितने गैर मुतमईन है और उनकी सियासी साख को अब ठेस पहुंच रहा है इस पार्टी में रह के, जहां सुबह शाम लेग पुलिंग होती है, और मैं नहीं कह रही हर पार्टी में होती है, अंदर खाने बहुत कुछ होता है,
लेकिन इस लेवल की धड़ेबाजी और ओपन, तो इसका मतलब हुआ कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो दूसरी पार्टियों से राब्ते इसलिए कर रहे हैं कि उनकी डिससेटिस्फेक्शन है अपनी पार्टी से, वो मुतमईन नहीं है। कभी काफ लीग से मिलते हैं, कभी नून लीग से राब्ते होते हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, सेनेटर, नायब सदर हमारे साथ थी। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तकरीबन 11 माह से कश्मीरी अवाम काबिज फ़ौज के सख्त लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज के जुल्म और सफाकियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी अब इंतहा को पहुंच गई है। काबिज फ़ौज ने ज़िला बारामूला के इलाके सोपूर में 60 साला शख्स को उसके 3 साल के नवासे के सामने कत्ल कर दिया और 3 साल का मासूम बच्चा सहमा हुआ, डरा हुआ नाना की लाश पर बैठकर रोता रहा और मदद को पुकारता रहा। मकदूल बशीर अहमद खान के बेटे का ये कहना है कि उनके वालिद सामान लेने का कहकर घर से निकले थे। काबिज फोर्सेस ने वालिद को कार से उतार कर गोलियां मारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों को कत्ल कर रही है। सिर्फ गुज़श्ता 1 महीने में भारतीय फोर्सेस ने 567 ऑपरेशन किए और 54 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि गोलियां, पैलेट्स गन्स और आंसू गैस के शेल लगने से 29 कश्मीरी जख्मी हुए। घर घर तलाशी के दौरान ज़ईफ खातून समेत 82 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि इस साल के पहले 6 माह के दौरान भारतीय फौज के जुल्म और तशद्दुद से शहादतों की तादाद 148 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय हुकूमत ने 25,000 गैर कश्मीरी अफराद को मकबूजा कश्मीर की शहरियत भी दे दी है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती खित्ते के आबादियाती जो तनासुब है उसको बदलना है, उसको तब्दील करना है। भारत के इस इक़दाम को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से भी रब्ता किया। सवाल ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया से उम्मीदें लगाना ठीक है कि वो भारत को इस गैर कानूनी इक़दाम से रोकेंगे? अब तक दुनिया कितना को रोक पाई है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपने वक्त दिया। सर, 5 अगस्त के बाद से मोदी सरकार का नज़रिया, हिंदुत्व सोच, भारतीय फौज की बर्बरियत, ये पूरी दुनिया के सामने, किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया है। लेकिन आज जो इस फोर्स ने किया, 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को गोलियां मारी, जाहिर है उस बच्चे को क्या सोच थी, क्या उस समझ बूझ तो नहीं थी उस बच्चे को, लेकिन आज तो हदें ही पार हो गई ना। क्या ये वाकयात देखते हुए भी आपको लगता है कि ये दुनिया जो है वो दुनिया का ज़मीर जागेगा, या वही हमेशा की तरह मजम्मतें और सिर्फ एक अलामती बयान दे देना, क्या ये सिर्फ काफ़ी है? क्या आज का वाकया दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी नहीं है? सर, जो वाक़या आज आपने देखा है और जिसकी तशहीर हो रही है, ऐसे वाक़यात हर रोज़ वहाँ कश्मीर में हो रहे हैं। ये इसलिए होलनाक है कि एक बहुत मासूम बच्चे के सामने उसको नाना को शहीद किया गया और उसके बाद इस मौजू को बदलने की भी नाकाम कोशिश की गई है। तो आपने अपने तारीफ़ी जुमलों में सारे सवाल उठाए हैं और बड़ा जामे तज्ज़िया किया है, लेकिन सवाल जो आपने पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि क्या हम बैनुल अक़वामी निज़ाम के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि हम उनसे रजू तो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एतमाद और इन्हिसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त ख़ुद जो है कमज़ोरी का शिकार है, उसे फ़ैसला साजी से बाहर कर दिया गया है। जो सलामती काउंसिल है जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान हैं, वो आपस में बटे हुए हैं, मुतसादिम हैं और उसकी वजह से कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। कश्मीर के सिलसिले में और ज़्यादती ये हो रही है कि उसमें से 3 ममालिक ऐसे हैं, अमरीका, बरतानिया और फ्रांस, जो हिंदुस्तान का बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई सवाल उठाए साथ देते हैं। तो इसी वजह से हिंदुस्तान की दीदा दलेरी ये है कि उसके जराइम जो है वो लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, रिपोर्टों में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो दुनिया भर का मीडिया है वो अपनी हुकूमतों को बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बावजूद जो उनके दफातर ख़ारजा हैं, उनके वज़राए आज़म हैं या सदूर हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं
और इस तरीके से वो कश्मीर में सर एक और बड़ी बात, गुज़श्ता साल आप भी जानते, चाइना पाकिस्तान का सहूलतकार बना, सलामती काउंसिल गया, कश्मीर पर 3 इजलास हुए, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पर इसको पूरी दुनिया के सामने उठाया, फिर चीन ने लद्दाख में जो भारत को एक मारा भारत को अच्छे तरीके से उसकी पिटाई की, शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको लगता है पूरी दुनिया को पाकिस्तान और चीन का ये जो अलायंस है ये भाता नहीं है, ना भारत को, ना अमेरिका को, ना और दूसरे यूरोपीय ममालिक है उनको, जिसकी वजह से कोई आवाज़ नहीं उठाता? जी बिल्कुल, तो नहीं, ये दुरुस्त कहा आपने। जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो उसूलों की बुनियाद पर कायम हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चीन ने सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान की मदद की और सलामती काउंसिल में एक मरतबा मसला कश्मीर उठा 50 साल के बाद, और जो उसने अस्करी कार्रवाई की है उससे भी पाकिस्तान और चीन की अक्सरी यकजहती साबित हुई है। उससे ये भी साबित हुआ कि मसला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, ये दो तरफा मामला भी नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी मामला है, और इस मामले में इस वक्त जो है 3 न्यूक्लियर रियासतें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, और इसका जो कलीदी फ़रीक है वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला करना है कि उनकी रियासत का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। लेकिन जी इसमें जो अहम तरीन मैं नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और कश्मीरियों की जंग उसूलों की जंग है। हिंदुस्तान दहशतगर्द के तौर पर उनको मार रहा है, बिल्कुल, और दुनिया उसे रोकने के लिए तैयार नहीं। मेरा मरकज़ी नुक्ता ये है कि हमें ये आज़ादी खुद हासिल करनी होगी। मैं अहले पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अहले जम्मू कश्मीर की मदद कर रहा हूँ, जो इस वक्त मारूजी हालात नज़र आ रहे हैं। चीन है, चंद और ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, मलेशिया था, तुर्की था, ईरान ने किसी हद तक जो आवाज़ बुलंद की है, कुछ मगरबी ममालिक है, कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। ये हमारी जंग है और कश्मीरियों को हमने आज़ाद करवाना है या उन्होंने ख़ुद लड़के अपने आज़ादी हासिल करनी है। ये जो इस वक्त निज़ाम है वो तकरीबन मुनहदम हो चुका है और वो बहुत ही गैर जानिबदार और बहुत ही सफ़ाक और जालिमों का साथ देने वाला निज़ाम है। इससे आप किसी इंसाफ की बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से कल जो एक वर्चुअल सेशन हुआ, सेमिनार हुआ, आपने भी उससे एड्रेस किया, इसका क्या पर्पस था और वो जो शुरुका थे उनका रिएक्शन क्या था इस सब पर? देखिए, जब कोविड-19 का आगाज़ हुआ तो सारी दुनिया की तवज्जो यकीनन इस वबा की तरफ मबजूल हो गई। तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान ने इसके पर्दे में एक तो जो आपने शुरू के जुमलों में कहा था कि उसने जो है वहाँ हिंदुओं की जाके आबादकारी शुरू कर दी और कश्मीरियों को अपने घर में बेघर कर दिया। कश्मीरी जो है भागे भागे फिर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि वो कश्मीरी हैं। दूसरा उसने काम ये किया कि उसने हर दिन जो मुहासरे और तलाशी के ऑपरेशंस हैं उनमें नौजवानों को कत्ल कर देता है, ये उसने, और फिर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करता है। तो ये 3 काम उसने शुरू किए। जो हमने ये कोशिश की थी कि हाई कमीशन का वेबिनार है, लेकिन हमने ये गुज़श्ता 2-3 महीनों में कई किस्म के वेबिनार्स करवाए हैं, या जो बैरून मुल्क कश्मीरी या पाकिस्तानी हैं या जो हमारे वहाँ दूसरे जो आज़ादी पसंद दोस्त हैं, बरतानिया और अमरीकी लोग हैं या फ्रांस में हैं, उन्होंने वेबिनार्स करवाएं ताकि कश्मीर के मसले को ज़िंदा रखा जाए। और हिंदुस्तान की ये नापाक कोशिश कि कश्मीर को दुनिया के एजेंडे से ही खारिज कर दिया जाए या सलामती काउंसिल के रिकॉर्ड में दबा दिया जाए, इस कोशिश को नाकाम करने के लिए ये वेबिनार हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा वो आपसे ये कि जो भारत गैर कानूनी तौर पर अपने लोगों को मकबूजा कश्मीर का जो डोमिसाइल दे रहा है, आपके नज़दीक जो वहाँ की लोकल आबादी है उसका स्ट्रक्चर किस हद तक बदल जाएगा? अपने लोगों को वो अच्छी नौकरियाँ दे रहे हैं और जो बाकी 3rd क्लास नौकरियाँ वो उन्होंने कश्मीरियों के लिए रख दी हैं। देखिए, वहाँ कोई 4,80,000 जॉब्स हैं जो पहले कश्मीरियों के लिए मुख्तस होते थे। अब ये जो 4,80,000 या 5 लाख जॉब्स हैं, इसमें वो जो हिंदुस्तानी हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो हिंदुओं की है। यूँ समझिए 99% हिंदू आ रहे हैं। वो बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, आसाम से आएंगे, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान से आएंगे, पंजाब से आएंगे। तो ये उनको इकट्ठा करके वहाँ ला रहे हैं। आपका सवाल ये है कि कितना फ़र्क पड़ेगा? वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अगले 2 साल में 2 मिलियन या 20 लाख के करीब हिंदू लाएंगे। पहले से जो है कश्मीर में हिंदू शरणार्थी मौजूद हैं, उनकी तादाद भी लाखों में है, और माइग्रेंट वर्कर्स आए हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं।
तो एक ये सिलसिला शुरू किया गया है कि वहाँ वादी कश्मीर में इनको आबाद किया जाएगा। फिर जो इलेक्टरल कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्का बंदी के ज़रिए जो इनकी नाम नहाद यूनियन टेरिटरी की असेंबली होगी, उसमें कुछ इस किस्म का ढांचा बनाया जाएगा कि हिंदुओं की नुमाइंदगी ज़्यादा हो जाएगी, सही, यानी जम्मू में भी और कश्मीर में भी, जो उनका मकसद तो है। इस तरीके से ये इनका बहुत ही एक जामे मंसूबा है कि अच्छा, मैं अंग्रेजी के 3 अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि मुख्तसरन कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ डिसइनफ्रेंचमेंट हो रही है, वहाँ डिस्पोजेशन हो रहा है, और तीसरा ये है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, ताकि लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएं। जैसे सन 1990 में यहाँ कुछ 40,000 के करीब जो है मुहाजिरीन आज़ाद कश्मीर में आकर आबाद हैं, वो महाजर कैंपों में हैं। इसका मतलब जानबूझकर ऐसे दिए जा रहे हैं कि लोग मजबूर होकर जो है ना वो नकल मकानी करें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।